ये कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय गंगा की। रमेश के पास 2 गायें थीं, गंगा और राधा। राधा दूध दे रही थी और गंगा गर्भवती थी। रमेश राधा का दूध बेचकर पैसे कमाता था, इसीलिए वह राधा पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर गंगा जो दूध नहीं देती थी, उसकी तरफ रमेश का कोई ध्यान नहीं जाता था। लालची और निर्दयी रमेश राधा को अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाता था, लेकिन बेचारी गर्भवती गंगा के सामने वह सिर्फ सूखी घास डाल देता था। इसलिए गंगा हमेशा दुखी और उदास रहती थी। राधा बहन, देखो तो ये रमेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है। और मैं इसे दूध देती हूँ, इसीलिए यह मुझे अच्छा खाना देता है। गंगा बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम उसे दूध देने लगोगी, तो यह तुम्हें भी अच्छा खाना देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। यह कहकर गंगा रोने लगती है, तो राधा से उसका रोना देखा नहीं जाता। राधा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, गंगा, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, यहाँ रमेश लालची और निर्दय है तो क्या हुआ, उसकी घरवाली सीमा तो दयालु है ना। देखना, वो तुम्हारे लिए कुछ जरूर करेंगे। रमेश जितना लालची और कठोर था, उसकी पत्नी सीमा उतनी ही दयालु और कोमल हृदय की थी। एक दिन वह देखती है कि रमेश गंगा के आगे सूखी घास डाल रहा है। यह देखकर सीमा का दिल बहुत दुखता है। वह नाराज होकर रमेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस राधा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती गंगा को बस सूखा चारा, वो भी पेट भर नहीं। मैं क्या कोई अमीर सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूंगा? और ये कौन सा भी दूध देती है? राधा तो दूध देती है, इसलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। पर यह गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। सूखी घास खाने से यह इसका बच्चा मर नहीं जाएगा। राधा के दूध से होने वाली आमदनी में इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है। सीमा जब गंगा की ओर देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सीमा को गंगा पर बहुत प्यार आता है। वह स्नेह से गंगा का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत गंगा, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ। जा, तू राधा के साथ खाना खा ले। गंगा बहन, तू पेट भर कर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं बहन, मैं पेट भर कर खा लूंगी तो तुम क्या खाओगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद जब भी रमेश राधा और गंगा को चारा डालता, सीमा चुपके से गंगा की रस्सी खोल देती। गंगा राधा के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर बाद सीमा वापस आती और गंगा को फिर से उसके खूंटे से बांध देती। लेकिन राधा को पूरी खुराक नहीं मिलने के कारण वह कम दूध देने लगती है। इससे रमेश का माथा ठनक जाता है और वह सोचने लगता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी राधा कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है ना। आप चिंता ना करें, राधा 2-4 दिन में फिर से पहले की तरह दूध देने लगेगी। रमेश सीमा के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है,
मगर फिर एक दिन गंगा को राधा के साथ खाना खाते देख रमेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी यह मजाल कि राधा का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये भी तो हमारी ही गाय है ना, कल को तो ये भी दूध देने लगेगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को नहीं दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इतने निर्दय मत बनिए, ये एक निरपराध प्राणी है, पर वो भी गर्भवती। इसे भूखा प्यासा रखा तो पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप। अरे जो लगता है लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझी? यह कहकर रमेश गंगा को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना न मिलने की वजह से 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। राधा बहन, इस रमेश ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना ना मिला तो समझो मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर गंगा रोने लगती है तो राधा से उसका रोना देखा नहीं जाता। राधा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, गंगा बहन रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से ना कुछ दूर एक जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूँ कि ये रस्सी भी नहीं तोड़ सकती। पर मुझ में बड़ा ताकत है, लाओ तुम्हारी रस्सी मैं तोड़ देती हूँ। यह कहकर राधा अपने मजबूत सींग से खूंटे पर बंधी रस्सी को जोर से तोड़कर गंगा को आजाद कर देती है। कमजोर गंगा किसी तरह उठकर खड़ी होती है और आवाज में थकान और उम्मीद के साथ कहती है, अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना गंगा। ख्याल तो अब ईश्वर ही रखेगा बहन। जिंदा रही तो कभी जरूर मिलूंगी। ये कहकर गंगा घर से निकल पड़ती है। धीरे धीरे चलती हुए जंगल में पहुंच जाती है। जंगल पहुंचकर गंगा खुश होकर कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी भरी घास भी खड़ी है। पहले मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। यह कहकर गंगा पेट भर घास चढ़ाती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर गंगा के जाते ही रमेश अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बताते हुए कहते हैं, रमेश बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर है, पर मेरे पास इसकी दवाई है। इस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य जी? हाँ, हो जाएगा। ये कुछ गोलियां है बेटा, शाम को 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। हमारे घर में तो गाय दूध देती है बेद जी। फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सीमा गाय का दूध लेकर आती है और रमेश उस दूध से गोली खाने का सोचता है, मगर जैसे ही वह दूध का गिलास हाथ में लेता है, दूध अचानक फट जाता है और रमेश कहता है, अरे यह क्या सीमा, दूध तो फट गया। पर दूध तो ताजा था, फिर फट कैसे गया? रुको, मैं और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर सीमा दूध लेकर आती है, मगर रमेश के हाथ में आते ही वह भी फट जाता है। सीमा जितनी बार दूध लाती है, उतनी ही बार दूध फट जाता है। यह देख रमेश परेशान हो उठता है और हैरानी से पूछता है, आखिर ये क्या हो रहा है सीमा? दूध इस तरह से फट क्यों जाता है? पता नहीं जी,
ये तो ईश्वर ही जाने क्यों हो रहा है। हो सकता है हमारा दूध खराब हो। आप धीरज रखिए, मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। सीमा पड़ोस से दूध लेकर आती है, मगर रमेश के हाथ लगते ही वह भी फट जाता है। फिर तो सीमा जिस भी गाय का दूध लाती है वही फट जाता है। रमेश दवाई ही नहीं खा पाता और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब मैं ना बच पाऊंगा। पता नहीं ईश्वर मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं। और सताओ गंगा को, आप मानो या ना मानो, यह गंगा पर जुल्म उठाने की ही सजा मिल रही है आपको। बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। सीमा, पैसों के लालच में आकर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मुझे गंगा को वैसे सताना नहीं चाहिए था। यह कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। फिर समय बीतता जाता है और एक दिन गंगा जंगल में एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म देती है। अपने नटखट बछड़े को देखकर गंगा सोचती है, बहुत प्यारा और नटखट बेटा है मेरा, पर इसे लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं। अब तो मैं दूध देती हूँ, इसलिए रमेश मेरे और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचकर गंगा अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर वह सबसे पहले राधा से मिलती है। राधा उसे और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती और मारे खुशी के उसकी आंखें छलक आती हैं। वह गंगा से कहती है, गंगा बहन कैसी हो? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है बहन। ये कह ही रही होती है कि तभी रमेश आकर सीधे गंगा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गंगा, मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं। ये कहकर रमेश रोने लगता है। उसे रोते देख गंगा की भी आंखें भर आती हैं। गंगा उसे माफ कर देती है। यह सब देख सीमा बहुत खुश होती है। फिर अचानक गंगा के थनों से दूध टपकते देखती है तो वह तुरंत दूध निकालती है। सीमा बीमार रमेश को गंगा का दूध देती है तो दूध फटता ही नहीं। यह देख रमेश की सारी परेशानी दूर हो जाती है। वह गंगा के दूध से दवा खाकर जल्दी ही ठीक हो जाता है और फिर राधा और गंगा की मन से सेवा करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैं यहाँ 3 साड़ियाँ रखती हैं। इसमें से जो तुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगे वही आज पहन लेना और सुन, चेहरे पर थोड़ा पाउडर लगा ले। अब तक 40 लड़के तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी यह मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। यह रहा बिस्तर पर साड़ियाँ रखती है। तेरी सारी समस्या का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और तेरी सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल गए। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की थी जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, पर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को मेरे इस रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता, फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार मुझे कोई न कोई जरूर पसंद कर लेंगे। तेरा ये फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। हमें और तुझे इतनी बातें भी नहीं सुननी पड़ती।
ईश्वर की दी हुई इस जिंदगी बहुत कीमती होती है भाभी, इसीलिए मैं इस जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान की चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ जो कहती थी वह सही है, मैं चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस्या का चांद, बिल्कुल काला घोर अंधेरा। बस भाभी, अब और मेरा अपमान मत कीजिए, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाबूजी को खोने का दर्द में वैसे ही नहीं सह पाती। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरा रंग काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लोग मुझे सबसे अलग क्यों कहते हैं? क्यों? कब से मैं अपने सोने जैसे लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ। लड़की कहाँ है? दुल्हन को तो देख ही नहीं पा रही। आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगी? हमारे पास इतना समय नहीं है। दुल्हन को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख लें। अरे बाबा, आप दुल्हन को नहीं देख पा रही है क्या? आपके सामने जो खड़ी है वही तो मेरे नंद है। हमारे नंद, उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। कामकाज में भी बहुत तेज है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठाकर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब यह दुल्हन है क्या? है ईश्वर कोई मुझे संभाल ले, मुझे बचाओ। ये लड़की तो बिल्कुल काली है, पतीले की कालिक से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर ये लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने की लायक ही नहीं रहूंगी। आप लोगों की इतनी हिम्मत है। कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सांवली है, लेकिन इतनी काली मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वैसे ही यह तो काली है और ऊपर से गुलाबी रंग का साड़ी पहन ली, बिल्कुल काले कुत्ते जैसा लग रही है। छी छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मौसी जी देखो, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी, बस आप इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी नंदिनी बहुत काम कर सकती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो मौसी जी, बहू बना लो। अगर आपका कोई भाई हो तो उसी से इसका शादी कर दो। मुझे इतना जोर जबरदस्ती मत करो और पैसे का रौब भी मत दिखाओ, समझी? कुछ जमीन के लिए मैं इस लड़की को ले जाऊं और फिर समाज में सब मिलकर मेरे मजाक उड़ाए। अरे मौसी जी गुस्सा मत करो, शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, पहले पहले लोग थोड़ा भला बुरा कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी की घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। वैसे भी काली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। कृपया आप लोग चले जाओ, और अगर मुझे बहू बनाकर अपने घर ले गए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं पराई के घर जाऊं? कृपया मुझे आप लोग और अपमान मत करो। हाँ, अब लड़की सही रास्ते पर बात कर रही है। जब तुझे पता था कि हम तुझे देखकर पसंद नहीं करेंगे तो तू अपने भाई भाभी से हमें बुलवाने के लिए क्यों कहा? वैसे भी पतीले की कालिक जैसी है, ऊपर से डोंग वाली बातें। तुझे बहू बनाना तो दूर, मैं अपने घर की नौकर भी ना रखो। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वह जिंदा होते तो मुझे कभी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद प्यार से बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई हाथ नहीं है। चल बेटा, यहाँ से चल। ये लड़की तेरे लायक कभी नहीं हो सकती। ओह, कितना समय बर्बाद किया। इससे तो अच्छा था कि घटक साहब ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वह चले जाते। हो गया ना सत्यानाश, अब शांति मिली। अब मेरे आंखों के सामने से निकल और यहाँ कभी मत आना। तू कहीं जाकर मर नहीं सकती। मैं होती तो कब की मर जाती। तेरे माँ बाप ने तो ऐसे काली लड़की को जन्म देकर मर गए।
अभी तुम कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? घर में राशन नहीं है, ये तुम्हें याद है ना? एक तरफ तुम्हारी एक काली बहन के झंझट, दूसरी तरफ पैसे की झंझट। हर तरफ से मेरा दिमाग खराब हो रही है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? काम पर तो जाना है ना। कुछ दिन बाद फसल बोनी है, खेत को तो खोदना है। कुछ दिन पहले ही तो बाजार किया था। सारा राशन खत्म हो गया है क्या? और नंदिनी की बात मुझसे एकदम मत करो। वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है। नहीं जानता इस लड़की की शादी कब होगी। जब माँ बाप मर गए तो इसे साथ लेकर मर नहीं सके। घर का आधा खाना तो तुम्हारी बहन के पेट में चली जाती है। दिन में 3 बार गट गट करके खाती है और इधर उधर घूमती रहती है। तुम्हारी बहन कोई काम भी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? तुम पूरा दिन बाहर रहते हो, घर की सारी परेशानी मुझे ही झेलनी पड़ती है। तुम कया समझोगे कि कया होता है? मुझसे थोड़ा अच्छे से बात करो। अगर मैं बाहर काम न करता तो अब तक भूखे मर गए होते। काम करके 2 वक्त का खाना लाता हूं, तब तो तुम खा पा रही हो, नहीं तो कहां से खाती। नंदिनी का थोड़ा सहन कर लो। क्या करें, उसे मार तो नहीं सकते। मुझे भी यह झंझट अच्छा नहीं लगता। इसके लिए अब तक 41 लड़के आकर देख गए हैं। सबको मैंने पैसा का लालच दिखाया, लेकिन कोई इसे स्वीकार ही नहीं करता। मुझे तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर है। इसे लोगों की बातें भी सुननी नहीं पड़ेगी और हमें हर वक्त चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए हैं। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी है, बस यही बाकी है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम उसे भगा दोगी या फिर गोद में बिठाओगी, वह तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब काम पर जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर होगा। हे ईश्वर, तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हर वक्त चिंता में रहते हैं। क्यों ईश्वर, तुम मुझे अब तक क्यों नहीं ले लेते? एक के बाद एक लड़के वाले बस देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई मुझे मेरे रंग के कारण पसंद नहीं करता। अगर खुद को खत्म करना पाप ना होता तो मैं कब का ऊपर होती। लेकिन तुमने जो जिंदगी दी है उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर, लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों? अगर मैं भी दूसरों के तरह सुंदर होती तो सब मुझे कितना प्यार करते। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे मेरे माँ बाबूजी के पास ले जाओ, मुझे ले जाओ। सब यही कहते हैं कि मन की सुंदरता असली सुंदरता है, लेकिन हकीकत तो अलग ही होती है। सब सिर्फ बाहरी सुंदरता की कद्र करते हैं। कोई यह नहीं देखता कि किसे दुख हुआ, किसे तकलीफ हुई। सब मेरे मुंह पर काली काली कहकर बुलाते हैं। मैं और नहीं सह सकती। मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे एक रास्ता दिखाओ या फिर मुझे ले लो। अरे ये कौन है? अरे तू नंदिनी है ना? अरे नंदिनी, तू कैसी है? तुझसे मेरा 3 साल बाद मुलाकात हुई और तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? और क्या होगी मुझे? तू तो सब कुछ जानती थी। मैं काली हूँ, लोग मेरे से कितनी नफरत करते हैं, सब मुझे कितना नापसंद करता है। अब तक 41 लड़के वाले मुझे देख चुके हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब बस नफरत ही करते हैं। वह सब बातें छोड़, तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई? तू कहाँ चली गई थी? अरे मत पूछ नंदिनी, पिताजी के मरने के बाद हम सब बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए हम शहर चले गए थे और माँ बेटी ने मिलकर काम शुरू किया। वहाँ कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ। यहाँ आकर घर बनाया है। सोचा था शादी कभी नहीं करूँगी, खुद कमाऊंगी और माँ के साथ अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। और तू इतना परेशान क्यों हो रही है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर देखना सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या करूं चंपा? बचपन में कितने सपने थे कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, लेकिन माँ बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया और लोगों की ताने और बातों ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तेरे पास माँ है जो तुझे थोड़ा मानसिक सहारा देती है, लेकिन मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अलावा और कौन है बता? बड़ा भाई है, वह भी मुझे नहीं देख सकता।
जिसका कोई नहीं है उसके साथ ईश्वर हमेशा होते हैं। तो तू अकेली कोशिश करके तो देख, खुद कुछ बचत करके कुछ काम शुरू कर, फिर देख तेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। जब हाथ में पैसा आता है तो ना रिश्ते की कमी होती है, ना रिश्तेदारों की, ना दोस्तों की कमी होती है, ना ही अपने की। मेरे पिताजी जब चल बसे तब कितने लोगों ने हमें सताया था। अब देख हमारे पास थोड़ा पैसा आया है तो लोग हमारे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। मैं इनसे हमेशा दूर रहती हूँ। मन का दुख थोड़ा हल्का हुआ चंपा। तेरी बातों ने मन में हिम्मत जगाई है। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब घर जाना है, फिर तुझसे कभी मुलाकात होगी। तू सच में बहुत अच्छी है। मेरे साथ इतनी दोस्ती भरी बातें की, वरना कोई मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता। दुनिया में सब एक जैसे नहीं है नंदिनी। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो तेरी रंग के वजह से तुझसे बात नहीं करते। वह असल में इंसान नहीं है, वह पशुओं से भी गए गुजरे हैं। अच्छा नंदिनी, तू घर चली जा, वरना तेरी भाभी फिर तुझ पर चिल्लाएगी। मैं भी घर जाती हूँ। माँ शायद मेरी चिंता कर रहे होंगे। मैं तो नदी से पानी लेने आई थी। अच्छे से रहे नंदिनी, और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना समझी। वाह रे वाह, सारा दिन नवाबजादी बनकर गांव में घूमती रही और शाम को घर लौटी। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे भी खराब है, कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। खाने के वक्त पर तो पूरा खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसों का काम भी नहीं होता। बताओ रानी जी, मैं तुम्हारा नौकरानी हूँ क्या, जो तेरे पैरों तले पड़ी रहूं और सारा काम करूं? विश्वास करो भाभी, मुझे माम बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए नदी के किनारे पर जाकर थोड़ा बैठ गई थी और मैं सारा काम खत्म करके ही वहाँ गई थी। मैं अब कभी नदी के घाट नहीं जाऊंगी। भाभी, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो भाभी। मेरी पुरानी दोस्त चंपा से भी मुलाकात हो गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। तुझे वह मौका दूंगा तब ना। सुन, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरी जैसी गंदी लड़की का जगह कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने खुद कहा है कि तुझे आज घर से भगा दूं। इसीलिए अच्छे से कह रही हूँ, और कुछ सुनने से पहले इस घर से निकल जा, वरना झाड़ू से पीट कर तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, मैं कहाँ जाऊं? भाभी, मेरे साथ यह अन्याय मत करो, मुझे इस घर में रहने दो। इस घर से मेरे माँ बाबूजी के कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? रुक, झाड़ू लगाकर तेरी जान निकाल देती हूँ। काली कलूटी, यहाँ से निकल। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मालकिन। मेरा इस दुनिया में माँ बाबूजी कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी अपनी पत्नी को इजाजत दे दी है कि मुझे घर से निकाल दे। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। आपकी पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं काम ताक खुया, मैं भी बहुत काम करूँगी। मुझे दया करके एक काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुन के मेरा दिल कांप रहा है। बेटी, तू काली है तो क्या, तू इंसान नहीं है? बाकी लोग जैसे समान ही हैं। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि मैं काली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं। तू उन्हें दिखा देगी। जो लोग मुझ पर हंसते हैं, देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तुम मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छा तनख्वाह दूंगी ताकि तू कुछ कर सके। जा बेटी, आज से काम शुरू कर दे। एक बात याद रख, मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप आ जाएगी। और तू काली है, इसलिए कभी खुद को मत छुपाना। सबके सामने आत्मविश्वास से चल, तभी तू जिंदगी में कामयाब होगी।
मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, बहुत अच्छा, ये कपड़ा बहुत बढ़िया लगा। कृपया आप सब शांत रहे, मैं एक एक करके सभी को अच्छे कपड़े दिखाती हूँ। आप लोग मेरी दुकान के कपड़े पसंद कर रहे हो, इसमें मुझे सचमुच खुशी हो रही है। अब से मैं अपने दुकान पर और भी अच्छे कपड़े लाऊंगी और मैं सबको खबर भेजूंगी। मेरे कपड़े के कारोबार में इतनी जल्दी सफलता के पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अरे तू हमारी नंदिनी है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे हमारे गांव के बड़े बाजार में एक बहुत अच्छी और महंगी कपड़े की दुकान खोली है। वही सुनकर हम दोनों कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम करती है? क्या तू यहाँ कर्मचारी है? नहीं, मैं यहाँ कोई कर्मचारी नहीं हूँ, इस दुकान की मालिक हूँ मैं। बाहर दुकान के ऊपर मेरा नाम साफ लिखा है, तो ये किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? बताओ आपको कौन सा कपड़ा दिखाओ, रेशमी साड़ी या बनारसी? मेरी दुकान पर हर तरह की कपड़े मिलेंगे आपको। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे घर से निकाल कर बहुत गलत किया। मैं अब कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दे। तेरा रंग काला था, इसीलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। अब तेरा रुतबा इतना ऊंचा है कि तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। कौन सी बहन और किसे माफ करने की बात कर रहे हो? सुनो, एक बात कहती हूँ, जो लोग अब मेरे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं वो मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के पीछे है। और जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन मैंने कसम खाई कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ ही रहूंगी। मेरा कोई नहीं है ना भाई, ना माँ बाप, कोई नहीं। मेरे लिए सब मर चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी भर अन्याय किया, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग पर ताने मारे, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ मेरे गुजर चुके माँ बाऊजी से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। तुम्हारे साथ रहता तो दूर की बात है। नंदिनी, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, कभी कोई कड़वी बातें भी नहीं करूंगी। हमसे नाराज मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। जब मैं महीनों सालों तक घर से बाहर थी तब आपका प्यार कहाँ था? तब तो किसी ने मुझे नहीं ढूंढा। अब आए हो प्यार दिखाने। मेरे पैसे और मेरे शान देखकर आपका लालच जगह है, मैं सब समझती हूँ। अब आप लोग जा सकते हो। मेरी दुकान पर अब ग्राहक आएगी। मेरी दुकान के सामने मैं आप लोगों को फिर कभी ना देखूं, कभी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।